हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ खुशवंत सिंह की कहानी, एक औरत की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज कहानी का जो शीर्षक है वह है एक औरत की तस्वीर। तो इस कहानी में ऐसा क्या है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। मेरी दादी माँ और सब दादियों की तरह बूढ़ी थी। मैं 20 साल से उनकी ऐसी ही झुर्रियोंदार बूढ़ी काया देख रहा था। लोग कहते थे कि वह कभी युवती और सुंदर थी और उनका पति भी था, पर इस पर विश्वास करना कठिन था। मेरे दादा का चित्र बाहर के बड़े कमरे में दीवार पर लगा था। वे ढीले से कपड़े पहनते थे और सिर पर बड़ी पगड़ी थी। लंबी सफ़ेद दाढ़ी सीने पर नीचे तक फैली हुई थी और वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। वे ऐसे नहीं लगते थे कि जिनके एक पत्नी और कई बच्चे भी थे। ऐसे लगते थे जिनके ढेर सारे एक औरत पोते पोतियाँ ही हो सकते थे। और दादी के बारे में तो यह विचार कि वह कभी सुंदर और जवान भी रही होंगी एकदम गलत लगता था। वह की तस्वीर अक्सर हमें बताती थी कि बचपन में वह क्या खेला करती थी। उनके ये विचार हमें बहुत बेहुदा और भोंड लगते थे। हम ये बातें उनकी सुनाई देवी देवताओं और मसीहों की कहानियों की तरह सुन सुनकर भूल जाते थे। उनका कद हमेशा छोटा, शरीर मोटा और कमर झुकी झुकी रहती थी। उनके चेहरे पर एक दूसरे को काटती बहुत सी झुर्रियाँ थी जो हर जगह से निकलकर हर किसी जगह तक दौड़ती नजर आती थी। हमारा मानना था कि वह हमेशा ऐसी ही थी। वह बूढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, इतनी ज़्यादा कि और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी, और पिछले 20 साल से ऐसी ही बनी रही थी। वह झक सफ़ेद कपड़े पहने घर में उचक उचक कर घूमती रहती थी, एक हाथ कमर पर रखे कि संतुलन बना रहे और दूसरे में सुमिरन जैसे वह हमेशा जपती रहती थी। उनके चांदी की तरह चमकते बाल पीले टेढ़े मेढ़े चेहरे पर बेहतरीन लगते थे। होठों से भजन बुदबुदाती रहती थी। हाँ, वह बहुत अच्छी लगती थी। वह पहाड़ों पर सर्दी के दृश्य की तरह थी, चारों तरफ सफ़ेद बर्फ से ढकी, जो शांति और संतोष की भावना जगाती थी। दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता जब शहर रहने लगे तो मुझे उनके पास छोड़ गए थे और हम हमेशा साथ रहते थे। वह सवेरे मुझे जगाती, स्कूल के लिए तैयार करती, मुझे नहलाती धुलाती, कपड़े पहनाती। समय वह मीठी आवाज़ में प्रार्थना सुनाती, जिससे वह मुझे भी याद हो गया। मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, इसीलिए मैं सुनता तो रहता था, लेकिन मैंने याद करने की जहमत नहीं समझी। फिर वह मेरी लकड़ी की पड़ी लाठी, जिसे उसने पहले ही साफ करके खड़ियों से पोत कर रखा होता था, और सरकंडे की कलम और मिट्टी का बुटका सब एक थैले में रखकर मुझे पकड़ा देती थी। इसके बाद हम शाम की रखी बासी रोटी पर जरा सा घी और शक्कर चुपड़कर नाश्ता करते और स्कूल के लिए चल पड़ते। कुछ और बासी रोटियां साथ रखती, जिन्हें वह रास्ते में कुत्तों को खिलाती चलती थी। दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि वह गुरुद्वारे का हिस्सा थी। ग्रंथों में हमेशा वरमाला और सवेरे की प्रार्थना सिखाते थी। हम बच्चे वरांडे में दोनों तरफ कतार बनाकर बैठ जाते थे और गाने के स्वर में वरमाला और प्रार्थना दोहराते थे। वे हमारे पीछे चलते। दादी माँ दूसरे द्वारा फेंकी जाने वाली रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते घर तक आते। जब हमारे माता पिता शहर में आराम से रहने लगे तब उन्होंने हमें भी बुला भेजा। अब हमारी घनिष्ठता खत्म हो गई। दादी माँ का मेरे साथ स्कूल आना बंद हो गया। मैं बस से अंग्रेजी स्कूल में जाने लगा। यहाँ सड़कों पर कुत्ते नहीं होते थे, इसीलिए दादी माँ ने घर के आंगन में पक्षियों को चुगा डालना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ हमारा मिलना जुलना भी कम हो गया, और कुछ दिन तक हो तो वह मुझे सवेरे जगाकर स्कूल जाने के लिए तैयार करती रही। जब मैं घर लौटता तो वह पूछती कि आज गुरुजी ने क्या सिखाया। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताता और पश्चिमी विज्ञान और शिक्षा की बातें, जैसे आकर्षण का सिद्धांत होता था, लेकिन यह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इसमें वो मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर सकती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली ये बातें उन्हें बेकार लगती थी, और उन्हें दुख होता था कि यहाँ भगवान और धर्म के बारे में कुछ क्यों नहीं बताते हैं।
एक दिन मैंने बताया कि अब हमें संगीत भी सिखाया जाने लगा है। इससे उन्हें बड़ी परेशानी हुई। उनकी दृष्टि में संगीत का मतलब भोग विलास, वह वेश्याओं और भिखारियों के लिए ही था और सभ्य लोग इससे दूर रहते थे। उनके इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया। जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। अब हमारा संबंध एकदम समाप्त हो गया। दादी माँ ने चुपचाप यह अलगाव स्वीकार कर लिया। अब वह हर वक्त चरखा चलाती रहती और किसी से बात नहीं करती थी। सवेरे से शाम तक वह सूत काटती और भजन गाती रहती। सिर्फ शाम के वक्त वह थोड़ी देर के लिए उठती और चिड़ियों को खाना खिलाती। वरांडे में आराम से बैठी वह रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती, उन्हें चिड़ियों को डालती रहती। चिड़ियों का झुंड उनके इधर उधर चू चू करता खाता और उड़ता रहता। कई चिड़ियाँ उनके कंधों पर, हाथ और पैरों पर, सिर पर बैठकर खाती और चोंचे मारती, लेकिन वह उन्हें उड़ाती नहीं बल्कि मुस्कुराकर उनको देखती रहती। उनके लिए दिन का सबसे सुखी समय यही आधा घंटा होता था। जब मैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने लगा, तब मैंने सोचा कि दादी माँ इससे बहुत दुखी होंगी। मुझे 5 साल बाहर रहना था और इसी बीच पता नहीं क्यों क्या हो जाए, लेकिन दादी माँ ज्यों का त्यों ही रही। उन्होंने कोई दुख जाहिर नहीं किया। वे स्टेशन मुझे छोड़ने आई, धीरे धीरे प्रार्थना करती रही। उनके हाथ में माला थी जिसे वह चुपचाप जपती रही। उन्होंने मेरा माथा चूमा और जब मैं चलने लगा तो मुझे लगा कि उनका यह चुंबन मेरे लिए कितना कीमती है, लेकिन मैं जो सोचता था वह नहीं हुआ। 5 साल बाद जब मैं वापस लौटा तो वह मुझे लेने स्टेशन आई। वे उतनी ही बूढ़ी लग रही थी जितनी मेरे जाने के दिन थे, उससे एक दिन भी ज़्यादा नहीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी प्रार्थना मेरे कानों में पड़ रही थी। लौटने के बाद पहले दिन भी मैंने देखा कि वह उसी तरह चिड़ियों को खाना खिलाती, उनसे हल्की फुल्की बातें करती, वैसी ही खुश रहती थी। शाम को उनमें एक परिवर्तन दिखाई दिया। आज उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अपने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक ढोलक ली और उसे बजा बजा कर जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। कई घंटे वह इस पुरानी ढोलक पर गाती बजाती योद्धाओं की घर वापसी के बीच गीत गाती रहती थी। उन्हें समझाकर रोकना पड़ता था कि इससे उनका तनाव बढ़ेगा। मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने हमेशा की तरह प्रार्थना नहीं की। दूसरे दिन सवेरे उन्हें बुखार चढ़ गया और डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने कहा कि कोई खास बात नहीं है, बुखार उतर जाएगा। लेकिन दादी माँ ने कुछ और ही कहा। कहने लगी कि अब उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा कि कई घंटे से प्रार्थना नहीं की है, इसीलिए अब वह किसी से बात नहीं करेंगी बल्कि सारा समय प्रार्थना में ही बिताएंगी। हमने इसका विरोध किया, लेकिन हमारी बातों को नज़रअंदाज करके वह शांतिपूर्वक खाट पर लेटी चुपचाप सुमरन फेरती प्रार्थना करती रही। हमारी उम्मीद से पहले ही उनके होठ अचानक बंद हो गए। सुमिरनी हाथ से गिर पड़ी और आंखें बंद हो गई। उनका चेहरा हल्का पीला पड़ गया। हम समझ गए कि वह अब हमारे बीच में नहीं रही। हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसी प्रथा है धरती पर रख दिया और उनके शरीर पर एक कपड़ा डाल दिया। कुछ घंटे शोक मनाने के बाद हम उनके दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। शाम हुई तो हम लकड़ी की एक टिकरी लेकर उनके कमरे में गए और सूरज डूब रहा था और उनकी सुनहरी रोशनी वरांडे तक फैल रही थी। हमने देखा कि पूरे वरांडे और कमरे में जहाँ उनका शव रखा था, हम हजारों चिड़ियाँ चारों तरफ बैठी हैं। वे सब एकदम चुप थीं। मेरी माँ उनके लिए रोटियाँ ले आई है और जिस तरह दादी माँ उनके टुकड़े टुकड़े करके उनके सामने डालती थी, उसी तरह वह भी करने लगी। लेकिन चिड़ियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी माँ की अर्थी उठाकर बाहर लाए तब वे चुपचाप उड़ गई। दूसरे दिन सवेरे भंगी ने रोटी के टुकड़े इकट्ठा किए और कूड़ेदान में डाल दिए। तो दोस्तों, यह थी एक महिला की तस्वीर कहानी, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया था और बहुत ही, आई होप आप लोग को पसंद आई होगी खुशवंत सिंह की यह कहानी, एक औरत की तस्वीर। तो कुछ इस तरह से इसका एंड होता है। तो मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।